हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले 25 ऑफ अप्रैल 2024 का एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, चुनाव का माहौल है देश में, सबसे बड़ा लोकतंत्र है वर्ल्ड का, और आम चुनाव हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो एडिटोरियल्स आपको ज़्यादातर चुनावों से संबंधित ही दिख सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि 5 साल के बाद इलेक्शंस आते हैं ये लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल को। हॉट बटन, भाई चुनाव का माहौल है तो ऑफ कोर्स एक हॉट बटन, मतलब आप हॉट बटन किस चीज़ को कह रहे हो यहाँ पे? मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से गर्मा गर्मी को आप हॉट बटन यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ऑन द वोटर एंड हीट एक्सपोजर, वोटर के ऊपर या फिर हीट एक्सपोजर। अब ये एक्सपोजर क्या होता है? ठीक है ना, एक्सपोजर का मतलब होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो बांडाफोड़ बोल सकते हो इसका मतलब, या फिर आप इसका मतलब प्रदर्शन बोल सकते हो। प्रदर्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बांडाफोड़ आप यहाँ पे कहोगे किसी चीज का। ठीक है, जैसे जैसे एडिटोरियल आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि किस चीज का भांडा यहाँ पे फूट गया है, कौन सी चीज एक्सपोज हो गई है। एक्सपोजर मीन्स कोई किसी चीज का एक्सपोज हो जाना। ओके, हीट एक्सपोज। अब यहाँ पे है वोटर्स मस्ट बी इंसेंटिवाइज्ड बाय मिनिमाइजिंग रिस्क ड्यू टू हीट एक्सपोजर। हीट एक्सपोजर की बात की जा रही है यहाँ पे, जैसा कि हीट एक्सपोजर ऊपर लिखा हुआ था। हीट का मतलब यहाँ पे चुनावी गर्मी से नहीं है, ये सच की गर्मी से है, समर वाली गर्मी से है। ठीक है, कि वोटर्स जो है, आज का जो एडिटोरियल है ना, वो किस बात पे बेस्ड है? वो इस बात पे बेस्ड है कि जो गर्मी के माहौल माहौल के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, उनमें जो हीट है उसको कैसे जो है एक तरीके से टैकल किया जा सकता है, और जो वोटर्स है ना उनको इंसेंटिवाइज्ड किया जाना चाहिए बाय मिनिमाइजिंग, मतलब वोटर्स को और ज़्यादा वोटिंग के लिए लेके आना है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय चुनाव आयोग है उसके द्वारा। अ, क्या करके क्या करके जो हीट है, जो जो गर्मी है उसको कम करके, या गर्मी का जो प्रभाव है उसको कम करके। अब आप कहोगे कि सर आप पागल तो नहीं हो गए, नेचुरली गर्मी को कम कैसे किया जा सकता है? नेचुरली गर्मी को कम नहीं किया जा सकता, बट जो वोटर्स हैं उनको थोड़ा सा क्या करके, उनको ऐसा फील करवा के, उनको ज़्यादा सुविधाएं दे के क्या किया जा सकता है, जो हीट है, जो गर्मी है, उसको थोड़ा सा क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। अभी एडिटोरियल को पढ़ते हैं, ये क्या कहता है, इसकी बात सुनेंगे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, सबसे पहली बात तो यह है कि आज जो है लास्ट तक आपने देखना है। सबसे लास्ट में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, भारतीय चुनाव आयोग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो भारतीय चुनाव आयोग है, सस्पेक्ट्स, उसको संदेह हो गया, एम्बाइंट हीट एंड डिसुएडेड वोटर्स फ्रॉम टर्निंग आउट ए ग्रेटर नंबर ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन, जनरल इलेक्शन ऑन अप्रैल 19th। यहाँ पे है ना समझने की एक बात है, टर्निंग आउट किसी चीज का जो है एक चीज से दूसरी चीज में बदलना, टर्निंग आउट फ्रेजल वर्ब होता है। ठीक है, इन ग्रेटर नंबर ऑफ ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ जनरल इलेक्शन, यानी कि शुरुआत से ही शुरू करते हैं। जो भारतीय चुनाव आयोग है, सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स बताने चाहिए थे। तो एम्बाइएंट एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब आसपास का अक्षेत्र, चारों तरफ का जो अक्षेत्र होता है उसको एम्बाइएंट बोलेंगे। डिसुएडेड क्या होता है? डिसुएड एक वर्ब होती है, अगर मैं इसका डी काट दूं, और ये वर्ब जो होती है इसका मतलब होता है रोकना। ठीक है, किसी को कोई काम करने से मना करना बोल सकते हो, समझाना, बुझाना, ये सब मतलब हम बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, जो भारतीय चुनाव आयोग है, ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको संदेह था कि क्या हो गया है, कि जो आसपास का जो वातावरण है, एक तरीके से जो आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, एक तरीके से हीट जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है, और वो क्या कर रहा है, वोटर्स को डिसुएडेड कर रहा है, रोक रहा है, बाधा डाल रहा है फ्रॉम टर्निंग आउट, किसी चीज में बदलने से। अब देखो, किसी चीज में बदलने से मतलब यहाँ पे क्या है, कि वोटर्स को गर्मी जो बहुत ज्यादा हो गई है, वो गर्मी क्या कर रही है, वोटर्स को वोट डालने से एक तरीके से रोक रही है।
टर्निंग आउट इन ग्रेटर नंबर ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ जनरल इलेक्शन। जो सामान्य जो इलेक्शन हुए थे, जो चुनाव हुए थे, आम चुनाव जो हुए थे, जो अप्रैल 19 को जो शुरू हुए थे, जिसका फर्स्ट फेज जो आम चुनाव का हो चुका है हमारा फर्स्ट फेज, उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी संख्या में जो लोग हैं वो वोट करने नहीं आए ड्यू टू एम्बाइएंट हीट, है ना। बहुत ज़्यादा जो प्रचंड गर्मी है, जो चारों तरफ का जो परिवेश था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, इसलिए जो वोटर्स हैं वो वोट करने के लिए नहीं निकले घर से। ओके, इट हैज़ सिंस constituted constituted a task force with representatives from itself, the India Meteorological Department IMD, the Ministry of Health and Family Welfare, and the National Disaster Management Authority to access local heat and humidity for 5 days before election. Each phase of polling and work with state electoral apparatus to ensure the adequate facilities at booths। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से समझने की चीज़ है। और दूसरी बात यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारी जो एक तरीके से बॉडीज़ की यहाँ पे एक तरीके से बात की गई है। सबसे पहले पूरी लाइन को समझते हैं, फिर एक एक डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें करेंगे, ठीक है। इट हैज़ सिंस कॉन्स्टिट्यूटेड, ये जो है एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि इसके बाद जो मतदान नहीं कर सके बहुत सारे मतदाता ड्यूरिंग फर्स्ट फेज 19 ऑफ अप्रैल 2024, है ना। इसके बाद जो क्या किया गया, इसके बाद जो भारतीय मौसम विभाग था, ठीक है, जो भारतीय मौसम विभाग था, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, इसका मतलब भारतीय मौसम विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, उसके बाद जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग था बोल लो, या मौसम विभाग था, ठीक है, उसने क्या किया, उसने उसके प्रतिनिधियों के साथ जो है एक टास्क फोर्स का क्या किया गया, एक टास्क फोर्स को जो है एक जो है एक तरीके से एक अलग से एक टास्क फोर्स बनाई गई जो एक तरीके से हेल्प करेगी। जिसमें कौन-कौन शामिल है? जिसमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है? नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसमें आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जिसको हम कहेंगे हिंदी में, ठीक है? और उसमें उसके साथ-साथ जो है किसकी हेल्प ली गई? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि जिसके अंदर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की भी जो है एक तरीके से हेल्प ली गई। उसके साथ-साथ उसको एक्सेस किया गया, उसको जो है लोकल हीट और ह्यूमिडिटी फॉर 5 days बिफोर ईच फेज ऑफ पोलिंग एंड वर्क विद स्टेट इलेक्टोरल apparatus टू एंश्योर एडिक्वेट फैसिलिटीज। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी ये सारे डिपार्टमेंट्स की बात की गई है यहाँ पे, देखो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया फिर कि जो है इसको हीट को जो है थोड़ा सा कम करके डिमाइस करके जो है वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, वोटर के ऊपर प्रभाव डाला जा सकता है कि आप लोग वोट करने के लिए क्या करें, आएँ, आप लोग वोट करने के लिए आएँ। तो फिर उसने क्या किया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के साथ मिलके और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को लिया, और फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को लिया, और फिर एक टास्क फोर्स का जो है गठन किया, जिससे क्या किया जा सकता है, हीट और ह्यूमिडिटी को, ठीक है, जिससे गर्मी और जो वहाँ का तापमान जो बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है उसको 5 दिनों तक इलेक्शन से पहले के जो जो बिफोर द 5 days ऑफ फेज ऑफ पोलिंग वोट्स, जिस दिन वोट्स दिए जाएंगे, जिस दिन वोटिंग होगी, अब मान लो कल वोटिंग है 26 ऑफ अप्रैल को, तो 21 ऑफ अप्रैल को, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 21 ऑफ अप्रैल से ही वहाँ पे अगले 5 दिन तक, जिस दिन तक वोट नहीं गिरते हैं, जिस दिन तक वोट पोलिंग नहीं होते हैं, उस दिन तक वहाँ पे क्या करना होगा, उस टास्क फोर्स को क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी, और वहाँ पे जो गर्मी है
जो लोकल जो हीट और ह्यूमिडिटी है, लोकल जो स्थानीय गर्मी और आर्द्रता, उसका क्या करना होगा, उसका आकलन करना होगा और फिर क्या करना होगा, और उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि वहाँ पे पर्याप्त सुविधाएं दी जा सकती हैं और उससे जो एंश्योर करना होगा एडिक्वेट फैसिलिटीज़ वहाँ पे देनी होंगी, वहाँ पे ज़रूरी पर्याप्त जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। कहाँ पे? बूथ्स पे, जहाँ पे वोटिंग जो है करनी है। देखो भाई पूरी लंबी जो है एक तरीके से ये दूसरी लाइन थी। इसमें एक बार और बता देता हूँ मैं आपको क्या कहा गया है बाय द राइटर। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी ये डिफरेंट एसोसिएशंस नहीं कह सकता मैं, सॉरी, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स है अलग अलग, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलके, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ मिलके, ठीक है, इन सब डिपार्टमेंट्स को लिया, इनके साथ कंसल्टेंट किया और फिर क्या किया कि वोटर्स को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है वोट डालने के लिए। तो आपको ये यहाँ पे एक टास्क फोर्स जो है क्या करते हैं, गठित करते हैं और ये टास्क फोर्स क्या करेगी, इलेक्शन होने से पहले मतलब 26 ऑफ अप्रैल को नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, सेकंड फेज है, तो इससे पहले यानी कि 21 को हम जो है वहाँ पे तैयारियां शुरू कर सकते हैं और जो भी जिस तरीके से भी आगे आएंगी बातें, किस तरीके से हम जो है इन सब गर्मी की जो प्रॉब्लम है उससे थोड़ा सा निजात दे सकते हैं वोटर्स को, ठीक है। द IMD declares heat wave conditions in a region depending on whether one of a few conditions is met, centered on deviations of the daytime temperature from the decade long average। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो हमारा डिपार्टमेंट है, ठीक है, भारतीय जो एक तरीके से ये डिपार्टमेंट है हमारा IMD, इसने डिक्लेयर किया, इसने घोषणा की, इसने बताया कि किसी भी क्षेत्र में गर्मी की जो लहरें होंगी, जो हीट वेव्स होंगी और वहाँ पे जो भी कंडीशन होगी, जो भी स्थिति होगी, उसकी घोषणा इस बात के ऊपर डिपेंड करती है, इस बात के ऊपर जो है निर्भर करेगी कि वहाँ पे किस तरीके की कंडीशंस जो है आपको देखने को मिलेंगी और क्या कुछ शर्तों में से किसी जो शर्त है उसको पूरा किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन वेदर। देखो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने डिक्लेयर किया कि जो हीट वेव्स हैं, जो गर्मी की लहरें हैं, वहाँ पे किस तरीके की कंडीशन है किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, ये डिपेंड करेगा मौसम उस दिन कैसा होगा। वन ऑफ ए फ्यू कंडीशन इज मेट, वन ऑफ, उसके बाद आपने कहा था सर द लगेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ के बाद आपको प्लूरल नाउन देखने को मिलेगा। अ फ्यू क्यों लिखा हुआ है, अ फ्यू मतलब कुछ एक, देखो ये एक एडजेक्टिव होता है, ये तीन तरीके से यूज होता है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ठीक है। थोड़ा सा ग्रामर का मैंने कहा था कि हम इंक्लूड करेंगे। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर कोई चीज, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ लेकिन ना के बराबर ही, और द फ्यू का मतलब होता है जो भी चीज है सारी की सारी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो फ्यू है वो बात करता है क्वांटिटी की, किसकी बात करता है, क्वांटिटी की, और इसका दूसरा मित्र होता है लिटल, ठीक है, लिटल, लिटल होता है इसका मित्र, वो बात करता है नंबर की, ठीक है। वो भी आ लिटल, द लिटल और लिटल के फेज में यूज किया जाता है। अब वापस आ जाओ अपनी बात के ऊपर। वन ऑफ अ फ्यू कंडीशन इज मेट, अगर कुछ शर्तों में से किसी एक को भी पूरा किया जा सकता है, सेंटर्ड ऑन deviations of the daytime temperature from the decade long average, one of the जो है one of a few, one of a few conditions, one of a few conditions is met, अगर किसी भी एक कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस होंगी गर्मी में तो, ठीक है, तो वहां पे किसी भी एक शर्त को अगर पूरा किया जा सकता है, जो कि पूरे दशक भर में जो औसत से ज्यादा अगर तापमान अगर वहां पे रहता है,
तो वहाँ पे बहुत सारी जो शर्तें, जो कंडीशंस होंगी, जो गर्मी को जो है प्रभावित करती हैं, क्योंकि बहुत सारी शर्तें होती हैं, बहुत सारी यहाँ पे ये समझ लो देसी भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, उसके लिए गर्मी के लिए कोई एक कारण तो जो है होता नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे देश में गर्मी होती ही है। बट इलेक्शन कमीशन का कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी शर्तें होंगी, आगे हम बात करेंगे, शेड्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वेटिंग एरियाज़ को जो है दिखाने के लिए यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, ठीक है? तो जब भीड़ होगी, जिस टाइम पे भीड़ होती है, ये सारी कंडीशंस में आएँगी ये सब चीज़ें। तो जहाँ पे भी जिस तरीके से उस दिन जिस दिन सेकंड फेज़ होगा या थर्ड फेज़ होगा, फोर्थ फेज़ होगा, आगे के जो फेजेज़ होंगे, उस दिन आगे गर्मियाँ बढ़ती ही जाएँगी, क्योंकि जून तक जाएगा, जून 1 तक जो है हमारा फेज़ जो है जाने वाला है जनरल इलेक्शन का। तो वहाँ पे हम किस तरीके से वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आइए आप जो है वोट कीजिए, आपके देश का इलेक्शन है। But these declarations are not concerned with the people's experience of ambient heat. अब यहाँ पे एम्बाइएंट का मतलब हम पहले देख चुके हैं कि एम्बाइएंट मतलब जो भी वहाँ पे आसपास का जो प्रदेश क्षेत्र है, उसकी जो गर्मी होगी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। बट दीज डिक्लेरेशन, जो ये इस तरीके की जो डिक्लेरेशंस की गई हैं, इस तरीके की जो घोषणाएं की गई हैं, इस तरीके की घोषणाएं जो हैं आर नॉट कंसर्न्ड, इन घोषणाओं से हम कंसर्न नहीं किए जा कर सकते, इन घोषणाओं का कोई भी जो है सरोकार नहीं बनता है विद द पीपल्स एक्सपीरियंस, जो लोगों का अनुभव होगा उसके हिसाब से इन जो घटनाएं हैं, ये जो बातें हैं, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कही गई हैं कि हम इस तरीके की एक टास्क फोर्स बनाएंगे, हम वहाँ पे वोटर्स को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए जो है और ज़्यादा वोट देने के लिए जो है एक तरीके से हम बुलाने की कोशिश करेंगे, वोटर्स को सुविधाएं देंगे। इन बातों का कोई भी सरोकार नहीं बनता है, जो लोगों का एक्सपीरियंस होता है ना, वो बोलता है। किसके दौरान? जब भी आसपास का क्षेत्र जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है गर्मी में, तो लोगों का एक्सपीरियंस बोलता है। तो लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, कोई भी सुविधा वहाँ पे नहीं मिलेगी, हम लोग गर्मी में वोट करने के लिए नहीं जाएंगे। तो वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस किस तरीके से करेगा? हमारा इलेक्शन कमीशन। इवन विदाउट ए हीट वेव, अगर हम बात करें जो गर्मी जब नहीं होती है तब भी people of all ages are at significant risk at the relative humidity increases in wet bulb temperature beyond 30 degrees Celsius and they spend more than a few minutes outdoors। कहने का मतलब क्या है? अगर हम इस बात को भी छोड़ दें कि गर्मी की जो लहरें हैं वो नहीं आएंगी, वैसे गर्मी है, अगर हम इस बात को एक तरफ रख दें कि गर्मी नहीं आएगी, हीट वेव्स नहीं होंगी, गर्मी की जो लहरें हैं, गर्मी जो है बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो सभी उम्र के जो लोग होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ता है, एक सिग्निफिकेंट रिस्क उठाना पड़ता है किसके प्रति? जो वेट बल्ब जो तापमान होता है, जो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस का होता है, उसको और ज़्यादा वहाँ पे गर्मी जो है बढ़ जाती है एक तरीके से, और वो कुछ मिनटों से ही अधिक समय तक जो है बाहर जो है वो बिताते हैं। बाहर जो है कुछ मिनटें जो है वो जब बाहर बिताते हैं, तो वो मिनटें उनके लिए क्या हो जाती है? एक तरीके से खतरनाक जो है साबित हो जाती हैं। यहाँ पे जो ये एक ये जो बात की गई है ना, if the relative humidity increases the wet bulb temperature beyond 30 डिग्री सेल्सियस, ये वेट बल्ब जो है किस कुछ होता होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी, ठीक है ना? ये कुछ मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से ये बात ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे अच्छे तरीके से ये बात समझ में नहीं आई कि ये कौन से जो है 30 डिग्री टेम्परेचर की बात यहाँ पे कर रहा है। बट ये एक बात यहाँ पे राइटर के द्वारा बताई गई है कि सारी उम्र के लोगों को जो गर्मी है ना, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है? ये कहता है हीट कैन ऑल्सो एक्यूमुलेट एंड परसिस्ट इन सम लोकेशंस मोर देन अदर्स। कहने का मतलब क्या है कि गर्मी भी जो है कुछ स्थानों पर ज़्यादा हो जाती है और दूसरे स्थानों में ये थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि कुछ स्थानों पर जो
गर्मी है वो एक्यूमुलेट करती है या फिर परसिस्टेड करती है कुछ लोकेशंस पे जो है दूसरी लोकेशंस के बजाय। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होने के आसार रहते हैं, कुछ स्थानों पर गर्मी ज़्यादा होती है, कुछ पे कम होती है। इसमें भी इसीलिए हो सकता है कि साउथ में इलेक्शंस पहले करवा दिए गए हों, नॉर्थ में बाद में करवाने वाले हैं। For example, semi-plant or unplant areas can exacerbate the risk of heat stress through poor ventilation, crowding, not installing shaded resting spots and overlooking heat radiated by asphalt asphalt surfaces asphalt surfaces क्या होते हैं? asphalt का मतलब होता है डामर। डामर, ये एक वर्ड होता है डामर। इसका मतलब पता है क्या होता है? जब हम सड़क बनाते हैं ना, तो वहां पे चारकोल डाला जाता है। वो एक तरीके से एक परत सी बन जाती है, ठीक है ना? तो उसको आप एक तरीके से डामर बोल सकते हो, ठीक है? डामर सरफेसेस को आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि डामर वाली सतह से ही समझने की कोशिश करो। एक पपड़ी जैसी चीज जो है बोलने की कोशिश करो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे समझते हैं। कहाँ से था? यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण की यहाँ पे बात की जाए कि जो है कुछ स्थानों पर गर्मी ज़्यादा रहती है, कुछ स्थानों पर कम रहती है। अगर उसके लिए उदाहरण की बात यहाँ पे की जाए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेमी प्लान्ड। प्लान का मतलब क्या होता है? एक योजना। सेमी का मतलब आधा होता है, तो अर्ध योजना जो है एक तरीके से इसको बोल सकते हो आप। अर्ध योजनाबद्ध आप इसको बोल सकते हो। अनप्लान्ड क्या होता है? अनियोजित, अनसर्टन, ठीक है? अनियोजित जो एरियाज होते हैं, अनियोजित जो क्षेत्र होते होते हैं, कैन एक्सेबरेट, ये जो है बढ़ाएंगे किसी भी चीज को। एक्सेबरेट करना मतलब बढ़ाना, द रिस्क, रिस्क को। ये जो चीजें हैं अनप्लान्ड और सेमी प्लान्ड जो चीजें हैं, अर्ध योजनाबद्ध और अनियोजित जो क्षेत्र हैं, वहां पे इन रिस्क को और ज्यादा बढ़ाएंगे। क्या? ऑफ हीट स्ट्रेस, जो हीट का जो डर होगा, जो गर्मी का जो डर होगा उसको, ठीक है? थ्रू पुअर वेंटिलेशन, जो खराब जो स्थिति होगी वेंटिलेशन की, जो एक तरीके से आप मशीनों से रिलेट कर सकते हो, ठीक है? क्राउडिंग, जो भीड़ भाड़ होगी उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। नॉट इंस्टॉलिंग शेड रेस्टिंग स्पॉट्स, और वहाँ पे अगर छायादार विश्राम स्थान नहीं बनाए जाएंगे तो, ठीक है? और एंड ओवरलुकिंग हीट रेडिएटेड बाय एसफॉल्ट सरफेसेस, और जो एसफॉल्ट सरफेसेस होंगे, जो डामर जो सतहें होंगी, वहां से जो निकलने वाली जो गर्मियां होंगी उसकी जो अनदेखी होगी, ओवरलुकिंग होगी, अनदेखी जो वहां पे होगी उसकी, डामर सरफेसेस की, उसके कारण जो गर्मियां है ना, इसके कारण जो गर्मी बढ़ेगी, और जो ये सारी की सारी परेशानियां होंगी किसके कारण? सेमी प्लांट और अनप्लांट जो एरियाज होंगे, क्षेत्र होंगे, ठीक है? मान लो एग्जाम्पल के तौर पे शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सुविधाएं देने की कोशिश की जाएंगी, या फिर अगर मैं एडिटोरियल से हट के अगर बात करूं, तो जहां पे वोट ज़्यादा होंगे जिस बूथ पे, वहां पे सुविधाएं ज़्यादा देने की कोशिश की जाएंगी, बजाय कि रूरल एरियाज या फिर कम जहां पे वोटिंग होनी होगी वहां पे, है ना? तो रूरल एरियाज में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बजाय कि जो अर्बन एरियाज है वहां पे। मैं ये नहीं कह रहा कि अर्बन एरियाज पे सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है, बट अर्बन एरियाज में सुविधाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं बजाय कि रूरल एरियाज के। फैसिलिटीज़ की ज़रूरत तो रूरल एरियाज के लोगों को भी होती है। वो एक अलग बात है कि रूरल एरियाज में ज़्यादातर किसान, मजदूर या धूप में काम करने वाले लोग जो है ज़्यादातर मिलते हैं। वो जो बोलते हैं हीट जो वेव्स होंगी उनको ज़्यादा सहन कर लेंगे बजाय कि अर्बन एरियाज के। इसलिए सारी चीज़ों को, सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, और तभी जो चीज़ें हैं, जो प्लान है वो बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं। गेटिंग मोर पीपल टू वोट, और ज़्यादा लोगों को वोट देने के लिए, इज़ लाइक गेटिंग मोर चिल्ड्रन टू स्कूल। मतलब ज़्यादा लोगों को स्कूल, जैसे ज़्यादा बच्चों को स्कूल भेजने की बात की जाती है, उसी तरीके की बात यहाँ पे भी की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्कूल भेजना है। तो ये बात उसी तरीके की है। लाइक गेटिंग मोर चिल्ड्रन टू स्कूल, जिस तरीके से हम ज़्यादा बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, उसी तरीके की बात यहाँ पे लोगों को वोट देने की जो है एक तरीके से सेम तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो इस बात को।
विच द मिड डे मील स्कीम कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू। यहाँ पे बहुत बेहतर एग्जाम्पल एक तरीके से दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए, प्रेरित करने के लिए बच्चों को कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए, तो एक योजना जो है लेके आई गई थी मिड डे मील की, मध्याह्न जो योजना दी गई थी भोजन की, वो योजना काफ़ी जो है एक तरीके से कारगर जो है एक तरीके से साबित हुई थी। द ECI, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, would do well to implement similar measures to incentive voting by minimizing heat exposure। अब जो है जिस तरीके से समझने की कोशिश करना, राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से बच्चों को ज़्यादा स्कूल में भेजने के लिए, प्रेरित करने के लिए एक मध्याह्न भोजना शुरू की गई थी, दोपहर का भोजन देने की योजना शुरू की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसी तरीके से ज़्यादा वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं या फिर हीट को मिनिमाइज करके जो गर्मी है उसको बहुत ज़्यादा हद तक जो है एक तरीके से ज़्यादा सुविधाएं देके वोटर्स को जो है क्या किया जा सकता है, वोटर्स को और ज़्यादा जो है क्या किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अच्छा उपाय है जो है लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है। The physiological adversity. The physiological adversity a voter may suffer when commuting between home and polling both can be a booth, can be a both, तो BOTH होगा और ये बूथ है BOOTH। ठीक है, बूथ इलेक्शन बूथ है, बोथ दोनों आप समझते हो। निकल गया था इसलिए बोल दिया मैंने, ये नहीं मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं है। Booth can be controlled to a limited extent by tweaking the polling dates and hours। आप ये बोल सकते हो एक तरीके से कि घर और जो मतदान क्षेत्र होगा एक तरीके से बिटवीन द होम एंड पोलिंग बूथ, जो घर से लेके, आपके होम से लेके जो वोटिंग जो बूथ होगा वहां तक का जो क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी आपने जो तय करनी है, जो आवागमन आपका होगा, जो आने जाने का जो आपका टाइम होगा, ये सब चीज़ें जो होंगी, उसके दौरान मतदाता को होने वाली जो परेशानी है उसको दूर करना पड़ेगा। किस तरीके से किया जा सकता है उसमें आप जो है, एक तो ये तरीका है कि हम जो है ट्वीक कर सकते हैं, एक तरीके से चुटकी ले सकते हैं, ठीक कर सकते हैं इस चीज़ को, द पोलिंग डेट्स एंड आवर्स, या फिर आप कंट्रोल कर सकते हो इस चीज़ को कि घर से और पोलिंग बूथ तक जो है परेशानी ना हो वोटर्स को। तो हम इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम लिमिट जो है दे सकते हैं, लिमिटेड एक्सटेंट दे सकते हैं। किस चीज़ को, पोलिंग जो डेट्स होती हैं और आवर्स होते हैं उनको कम ज़्यादा ऊपर नीचे करके जो है क्या कर सकते हैं, हम एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं उसमें एक्सटेंड या इंटेंड करके उनको आवर्स या फिर डेज को ऊपर नीचे करके। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वोटिंग जो टाइम है मान लो सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, या तो डेट्स, अगर उस दिन ज़्यादा गर्मी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इसमें शामिल किया हुआ है। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को इसमें शामिल किया हुआ है, तो उनसे कंसल्ट करके ये किया जा सकता है कि क्या 26 अप्रैल को बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो इलेक्शंस को 27 अप्रैल को किया जा सकता है या 25 अप्रैल को किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ किया जा सकता है। या फिर आवर्स की अगर बात करें 7 से 6 बजे तक है तो आप उसको क्या कर सकते हो, शाम के 7 बजे तक कर सकते हो, बीच में 2 घंटे आप रेस्ट के कर सकते हो, 3 घंटे कर सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उस चीज़ को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया गया है। इन सम वेन, उसी तरीके की जो बात है उसको आगे बढ़ाया गया है। रीशेड्यूलिंग द इलेक्शंस ऑन नॉन समर मंथ्स may spare voters to the heat but not the wrath of some other elements। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, उसी तरीके से हम गैर ग्रीष्मकालीन महीनों में जो नॉन समर जो मंथ्स होते हैं उनमें चुनावों को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं, चुनावों को हम दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से रीशेड्यूल कर सकते हैं, उनको दोबारा से जो है पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। उससे जो मतदाता होंगे उनको क्या मिलेगा, उससे जो है मतदाताओं को एक तरीके से
जो है क्या मिलेगी, एक राहत की जो है सांस मिलेगी उससे, जो मतदाता हैं उनको। द टास्क फोर्स, जो टास्क फोर्स इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो बनाने की बात की गई थी, उस टास्क फोर्स को क्या करना होगा, मस्ट एंश्योर, ये सुनिश्चित करना होगा, एवरी बूथ हैज शेडेड वेटिंग एरियाज विद seating, airflow, oral rehydration options, sanitary facilities, fruits, updated first aid kits, wheelchairs, accessible architectures, and medical services. Every dozen booths as a booth or so. यहाँ पे क्या करना होगा, अब यहाँ पे टास्क फोर्स की जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बताई गई है बाय द राइटर या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आप ये बोल सकते हो कि जो टास्क फोर्स है ना, उसको ये निर्धारित करना होगा कि प्रत्येक बूथ पर बैठने के लिए छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र हो, वायु प्रवाह ठीक ठाक हो, वहाँ पे हवादार बनाने की उसको कोशिश की जाए। ठीक है, एक दिन के लिए जैसे पंखे कूलर वगैरह वेटिंग एरियाज में एडजस्ट किए जा सकते हैं। हवा जो है उसको वायु प्रवाह की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एयर फ्लो की जब यहाँ पे बात करते हैं तो इस तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं। मौखिक पुनर्निर्जलीकरण विकल्प जो है दिए जा सकते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन ऑप्शंस जो है वहाँ पे प्रोवाइड किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य जो सेवाएं जो है वहाँ पे दी जा सकती हैं। सैनिटरी फैसिलिटीज़, फ्रूट्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। अपडेटेड फर्स्ट एड किट्स वहाँ पे दी जा सकती हैं। प्राथमिक जो चिकित्सा किट है वहाँ पे रखी जा सकती है। डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए व्हील चेयर्स की जो है सुविधा वहाँ पे एक तरीके से होनी चाहिए। एक्सेसिबल आर्किटेक्चर, जो भी वहाँ पे जो भी एक्सेसिबल जिन चीज़ों तक पहुँचा जा सकता है, मतलब जो ज़रूरी जो आवश्यक जो चीज़ें होती हैं उनके जो है वहाँ पे जो है उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। एंड मेडिकल सर्विसेज एवरी डजन बूथ्स और सो, मतलब हर जो है प्रत्येक दर्जनों बूथों पर जो है चिकित्सा सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ का वहाँ पे होना ज़रूरी है एक तरीके से, क्योंकि कई बार जो है अननेचुरल वे से कई बार भगदड़ हो जाती है, कई बार जानबूझ के कर दी जाती है, तो उस तरीके से वहाँ पे जो टास्क फोर्स है बाय द इलेक्शन कमीशन जो इलेक्ट की गई है एक तरीके से, उसको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो सम एडिशनल नीड्स टू गो, नीड्स के बाद टू नहीं आएगा, गो बियॉन्ड, बियॉन्ड नहीं आ सकता है, जरूरी नहीं है, आ सकता है नीड्स के बाद नहीं, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था वर्ब फर्स्ट प्लस के एस या ई एस या आई ई एस जब होगा उसके बाद टू आ सकता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी फिर टू होगा। तो यहाँ पे देखते हैं सम एडिशनल नीड्स गो बियॉन्ड द टास्क फोर्स, मतलब बहुत सारी जो आवश्यक जो ज़रूरतें होंगी वो जो है बियॉन्ड हैं, परे हैं, किससे, टास्क फोर्स के, जो एक्सेसिबल हो सकता है जहाँ तक टास्क फोर्स का, उससे भी वो जो है एक तरीके से ऊपर जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। और ऐसी जो है और कौन सी जो है बातें हो सकती हैं कि जो टास्क फोर्स से परे हो सकती हैं उनकी एक्सेसिबल से। For example, the Election Commission of India's pledge to increase voters' awareness of heat management protocols and provisions at booths should not encroach on the duties or resources of accredited सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, ये एक ग्रुप का नाम एक तरीके से आप बोल सकते हो, एंड मस्ट इंस्टेड बैंक ऑन ए सेपरेट कैडर। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, अभी समझ में आएगा। उदाहरण के लिए देखो, इससे पहली बात को दोबारा से फिर रिपीट कर लेते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन की जो टास्क फोर्स है वो करेगी या उसको करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं या ऐसी चीज़ें भी हैं जो इलेक्शन कमीशन की जो टास्क फोर्स है वो नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, इलेक्शन कमीशन का एक तरीके से ये जो प्लेज है ना, ये जो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि प्रतिज्ञा है एक तरीके से कि जो वोटर्स है ना उनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है, उनके अंदर अवेयरनेस लेके आनी है, तो उसको हम कैसे जो है एक तरीके से बढ़ा सकते हैं।
तो उसको बढ़ाने की जो इलेक्शन कमीशन की जो प्रतिज्ञा है, उसको मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कर्तव्यों या फिर संसाधनों का अतिक्रमण नहीं करना है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? एनक्रोच का मतलब क्या होता है? अनाधिकार जो है कहीं पे प्रवेश करना, अतिक्रमण करना, रुकावट डालना। अब यहाँ पे एक मतलब मैंने कहा कि अतिक्रमण करना। अतिक्रमण क्या होता है? ठीक है, अतिक्रमण क्या मतलब क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक दोहन करना, आवश्यकता से अधिक किसी चीज का यूज करना। अब यहाँ पे जो ये बात लिखी गई है ना, ये एक डिपार्टमेंट होता है, ये कुछ ये जो एक्सरीडाइटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, जो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, ठीक है, सामाजिक स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो इनका आवश्यकता से अधिक हमें दोहन भी नहीं करना है। इलेक्शन कमीशन जो है इसको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। जो इलेक्शन कमीशन की जो टास्क फोर्स होगी ना, उसको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो भी संगठन उनका साथ देंगे, उनका आवश्यकता से अधिक जो है आपको दोहन नहीं करना है, आपको उनका लिमिटेड जो है फॉर्म में उनका एक तरीके से यूज करना है। इसके बजाय वो क्या कर सकते हैं? इसके बजाय वो एक अलग से भी कैडर जो है एक तरीके से बना सकते हैं, जिसको इस तरीके की जिम्मेवारियां दी जा सकती हैं कि सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं उनके साथ मिलके आप जो है एक तरीके से काम करें। ठीक है, जो सोशल एक्टिविस्ट्स जो होते हैं, सामाजिक स्वास्थ्य जो है कार्यकर्ता, एक तरीके से आप इनको बोल सकते हो। द हेल्थ मिनिस्ट्री, अब यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पे बताई गई है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो आप ये क्या कह सकते हो? द हेल्थ मिनिस्ट्री मस्ट ऑल्सो कलेक्ट एंड शेयर डेटा अबाउट हीट रिलेटेड morbidity and mortality, as well as reconcile its numbers with those of National Crime Records Bureau, so that officials can identify problems and institute reliable long term concern counter measures। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा स्वास्थ्य जो मंत्रालय है, उसको गर्मी से संबंधित मोर्बिडिटी, ये टी वाई एंडिंग वर्ड है या आई टी वाई एंडिंग वर्ड है, तो नाउन है। मोर्बिडिटी क्या होता है? मृत्यु दर बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, एक वर्ड है यहाँ पे रुग्णता, रुग्णता बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अस्वस्थता, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, अस्वस्थता बोल सकते हो। मोर्बिडिटी का मीनिंग। मोर्टेलिटी आप जानते हो, मृत्यु दर जो है, या मृत्यु जितने लोगों की मृत्यु हुई है उनकी संख्या को बोल सकते हैं। मृत्यु संख्या आप इसको अगर लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, मृत्यु संख्या। वैसे मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, ये डरने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ में वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे इनके। ठीक है, विद पार्ट ऑफ स्पीच। रिकंसाइल क्या होता है? रिकंसाइल एक वर्ब होती है, रिकंसाइल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है झगड़ा मिटाना, समझौता करना, स्वीकार करना, सामंजस्य बिठाना, मित्रता करवाना। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट जो इसके मीनिंग्स होते हैं। तो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है हमारी, स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, उसको गर्मी से संबंधित जो रुग्णता जो है या फिर अस्वस्थता जो है, उसके बारे में क्या करना होगा? उसके बारे में, और किसके बारे में? मोर्टेलिटी के बारे में और मृत्यु दर के बारे में क्या करना होगा? उसको जो है, जो डेटाज हैं, जो भी आंकड़े हैं, उनको जो है क्या करना होगा? शेयर करना होगा। ठीक है, उसको शेयर करना होगा। और उसके साथ साथ जो है क्या करना होगा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो हमारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है हमारी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है हमारी, उसके आंकड़ों के साथ अपने आंकड़ों को क्या करना होगा? मैच करके देखना होगा, so that officials can identify problems and institute reliable long term काउंटर मेजर्स। इस तरीके से जो अधिकारी हैं, इन दोनों चीजों को, हेल्थ मिनिस्ट्री और नेशनल एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जब ये दोनों आपस के जो आंकड़े होंगे, इनको जब ये मिला के देखेंगे, तो बाकी जो अधिकारी होंगे, सो दैट ऑफिशियल्स कैन आइडेंटिफाई, ऑफिशियल्स जो है क्या कर सकते हैं, अधिकारी जो है क्या कर सकते हैं, अपनी जो समस्याएं हैं, जो
उन जो बातों को वो समझ सकते हैं, और एक विश्वसनीय, रियलायबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, विश्वसनीय जो दीर्घकालीन जो जवाबी उपाय होंगे, उनको जो है वो क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो अपने जो है एक तरीके से अपना एक क्या कर सकते हैं, सामंजस्य बिठा सकते हैं चीजों के अंदर, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, रिकंसाइल कर सकते हैं, सामंजस्य बिठा सकते हैं। एक एक जो है एक जो फसाद की जड़ बनेगी ना, फॉर एग्जाम्पल ये जो बात है ना, ये क्यों लिखी हुई है, ये इसलिए लिखी हुई है, कई बार है ना क्या हो जाता है, इलेक्शंस के दौरान बहुत बार होता है, बहुत बार क्या, हर बार होता है, किसी की डेथ हो गई और उसका वोट डालने के लिए कोई चला गया, तो वहां पे फिर जो अंदर जो बैठे हुए लोग होते हैं, उनके बीच में दोनों पार्टीज के जो एक तरीके से उनको क्या बोलते हैं यार, मेरे को ध्यान में नहीं है, आप लोग लिख के बताना मुझे क्या बोलते हैं उनको। वो जो होते हैं प्रतिनिधि, एक तरीके से प्रतिनिधि तो खुद वो ही होते हैं, एक तरीके से जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है उसके प्रतिनिधि, एक तरीके से बोल लो, प्रत्येक बूथ में जो बैठे हुए होते हैं, उनका आपस में जो है झगड़ा हो जाता है। तो इस तरीके के झगड़ों से किस कैसे बचा जा सकता है, अगर हेल्थ मिनिस्ट्री और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो है, वो अगर साथ मिलकर काम करेगा, तो इससे जो है बहुत सारी समस्याओं से जो अधिकारीगण होंगे, उनको जो है प्रॉब्लम्स का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं, द हिंदू से हमने इसको लिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है इसीलिए 25 जनवरी को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। चीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार हैं, और इलेक्शन कमिश्नर हैं 2 हैं हमारे। इलेक्शन कमिश्नर 2 हैं हमारे, ये सारे के सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जी, ये हमारे 2 कौन हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार हैं। तो टोटल जो इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे 3 होते हैं, यानी कि 2 + 1 का फॉर्मूला होता है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के होते हैं। तो दैट्स इट, आज का जो एडिटोरियल है एक तरीके से ये देखने को मिलता है। ये ऑफिशियल लोगो एक तरीके से है, और वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। आपको पीडीएफ के अंदर, पीडीएफ के अंदर शाम तक, इवनिंग तक आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगा, और वहाँ तब तक जो है आपको वर्ड मीनिंग्स विद पार्ट ऑफ स्पीच आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी मीनिंग देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, मिलेंगे, 100% मिलेंगे भाई, आप स्किल IQ पे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।